दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन को मंगलमय बनाए और खुशी के रंगों से भर दे। और आने वाला जो समय है वो मार्केट के लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो और यहाँ से एक नई शुरुआत हो, ऐसी मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। और फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में जब से 80 टीयर बॉन्ड का जो मामला सामने आया, लोगों में भय व्याप्त हो गया है। बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे कि कहीं लोअर सर्किट न लग जाए मंगलवार को। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि 80 टीयर बॉन्ड का जो मामला है, इसमें यस बैंक के मौजूदा तो कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो सारा मामला है, इसमें यस बैंक को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, न उसको एक रुपया चुकाने की जरूरत है। तो क्या है वो पूरा मामला, हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर कुछ यस बैंक को इसका पैसा भरना भी पड़ा तो उसके लिए भी जो व्यवस्था है यहाँ से होने वाली नहीं है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से ये बॉन्ड का जो मामला सामने आया है, 80 बॉन्ड का, लोग डर रहे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। लेकिन सही बात ये है कि इसको अच्छे से समझे तो बात समझ में आ जाएगी कि ये जो 81 बॉन्ड का जो मामला है, इसमें यस बैंक को एक भी रुपया चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, फ्राइडे के दिन यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई और उसके पीछे वजह बनी बॉन्ड का जो मामला है, और लोगों को इसकी पूरी बात समझ में नहीं आई। इस वजह से बाजार में शानदार तेजी के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में कोई तेजी बन नहीं पाई। और इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक अभी अपने 52 वीक से करीब 57.74% टूट चुका है। काफ़ी गिरावट हो चुकी है स्टॉक के अंदर। और पिछले एक महीने में 10.79% की गिरावट इसमें हो चुकी है। इस दौरान निफ्टी में 0.15% का निगेटिव रिटर्न मिला है। लेकिन इस दौरान यानी एक महीने में इसने अच्छी खासी गिरावट दिखी है और इसके पीछे वजह है लगातार बैड न्यूज। और अब जो है आगे मामला बदलेगा, क्योंकि अब Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है और रिजल्ट हमें विश्वास है कि पहले से भी अच्छा आएगा और वहाँ से इसकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था। एक सप्ताह पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था। गुरुवार को 12 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका था और फ्राइडे को भी 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें खरीदारी शुरू हो गई है। बहुत सारे फंड हाउस यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जो 14 का जो लेवल है वो इसकी फेयर वैल्यू है। यहाँ से इसमें बढ़ोतरी की ही संभावना है। अगर आप इस समय अगर इसमें निवेश करते हो तो आपको खोने के लिए बहुत कुछ कम है, लेकिन पाने को बहुत ज़्यादा है। यानी इसमें गिरावट की संभावना आप बहुत कम है, बढ़त की बहुत ज़्यादा संभावना है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके टेक्निकल लेवल को चेक करें तो अभी भी बेरिश बने हुए, क्योंकि निगेटिव वातावरण बना हुआ है। डेली लेवल पर चेक करें तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बेयरिश बन रहे और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर वो भी बेयरिश है, बन रहा है। अगर हम इसके वीकली लेवल को चेक करें तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बेयरिश बन रहे और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर वो भी बेयरिश है। और अब हम इसके महीने के लेवल पर चेक कर लेते हैं तो मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बेयरिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बेयरिश है। इसका मतलब इसमें पूरे एक महीने तक अभी फिलहाल तो गिरावट की ही संभावना दिख रही है टेक्निकल लेवल के हिसाब से। लेकिन ये टेक्निकल लेवल चेंज हो सकते हैं अगर अच्छी खासी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए तो। और वैसे अभी इसको फ्रेश ट्रिगर मिलेगा Q4 के रिजल्ट से। अब जरा हम इसके पीवट लेवल को भी एक बार देखेंगे। अगर यहाँ से बड़ी गिरावट होती है तो कहाँ तक जाएगा और तेजी में ये कहाँ तक दौड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से स्टॉक गिरता है, जैसे कि बाजार में जो सेंटीमेंट है वो थोड़े ख़राब बने हुए हैं। बाजार के सेंटीमेंट में दो सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट है जो हमारे बाजार को बढ़ने नहीं दे रहे, वो एक तो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे और यही एक डर का मामला बन रहा है। साथ में है अमेरिकन बॉन्ड यील्ड, जिसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है और वो भी इसको सेंटीमेंट को बाजार के बिगाड़ रहा है। तो ये दो जो रीजन बने हैं, उनके अलावा बाजार में सारे के सारे पॉजिटिव सेंटीमेंट है और यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना दर्शा रहे हैं। और एफआईआई भी निवेश अपना कम किया है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। एफआईआई को अभी भी हिंदुस्तान के बाजार में भरोसा है, लेकिन मामला कोरोना ने बिगाड़ा है और मुझे लग रहा है कि अप्रैल से इस स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे पीवट लेवल। अगर बड़ी गिरावट होती है तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 14.98 का, जो ऑलरेडी बाजार ने इस समय इसको क्रॉस किया हुआ ही है। सेकंड जो सपोर्ट दिखा रहा है वो है 14.22 का और थर्ड इसका सपोर्ट है 12.98 का। तो गिरावट में ये मतलब 13 के आसपास तक जाने की संभावना व्यक्त हो रही है। लेकिन तेजी बनेगी तो फिर इसका जो पहला टारगेट है वो है 16.98 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 18.22 तक और थर्ड टारगेट इसका है 18.98 का। यानी तेजी में ये 19 तक दौड़ने के लिए तैयार है।
लेकिन गिरावट में 13 के नीचे जाने की संभावना कम है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, यानी 13 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन 19 तक जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें इसमें डरने की बहुत कम ज़रूरत है। और अब हम चलेंगे उस बॉन्ड की तरफ जिसके लिए सारा मामला बना है, 81 बॉन्ड का मामला। जैसे कि आपको पता ही है, मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से 160 करोड़ के जो निवेशक थे, बॉन्ड निवेशक, जिन्होंने इसमें निवेश किया था, यस बैंक के पुराने मैनेजमेंट के तहत 160 करोड़ रुपए का निवेश किया था 81 बॉन्ड के अंदर। और अब जब आरबीआई की तरफ से रेस्क्यू किया गया यस बैंक का और एसबीआई को इसका मैनेजमेंट सौंपा गया, तब उन्होंने इसको राइट ऑफ कर दिया था, यानी राइट डाउन कर दिया था 81 बॉन्ड को। उसके बाद से ही वो चले गए थे कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट से मामला जो है उसकी सुनवाई हुई और कोर्ट ने जो अब नोटिस जारी किया है आरबीआई को, सेबी को और अन्य गवर्नमेंट एजेंसियों को, उनसे जवाब मांगा है। लेकिन एक चीज़ है, हाई कोर्ट ने उनको बहुत ज़्यादा समय दिया है कि आप अपने हिसाब से समय लीजिए और इनका जवाब दीजिए। लेकिन ये जो पूरा मामला है, इसमें यस बैंक का कोई मैटर ही नहीं बन रहा है फिलहाल के जो मैनेजमेंट है उससे, क्योंकि टियर बॉन्ड, जिन्हें 81 बॉन्ड भी कहा जाता है, बैंकों द्वारा बेसल रीति के मानदंडों को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड विकसित किए गए थे। लेकिन यह बॉन्ड जो है जोखिमों के अधीन है और बेसल 3 के अंतर्गत बॉन्ड्स की कैपिटल को टियर 1 और टियर 2 में डिवाइड किया गया था। तो ये जो बॉन्ड है वो जोखिमों के अधीन है और यहाँ पर पैसों की कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से एफडी में सरकार या बैंक है पैसों की सुरक्षा की गारंटी देती है, इन बॉन्ड्स के पैसों के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। ये बॉन्ड बिना एक्सपायरी वाले स्थायी बॉन्ड होते हैं, जिन्हें प्रीपेचुअल बॉन्ड भी कहते हैं। ये बैंकों की पूंजी की जरूरत को पूरा करते हैं। 81 बॉन्ड आरबीआई रेगुलेटर होते हैं और जिसमें नियमित अंतराल पर तय ब्याज का भुगतान भी होता है और दूसरे और स्थायी बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और यही बात लोगों को इसमें लुभाती है कि इसका जो रिटर्न है वो दूसरे बॉन्ड से ज़्यादा है, लेकिन साथ में इसके जोखिम को भी बढ़ा देता है। इन बॉन्ड में निवेशकों को उनका मूलधन वापस नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है। जो उन्होंने बॉन्ड में निवेश किया उसका पैसा बैंक उनको वापस नहीं देगी, लेकिन निवेशक चाहे तो इन्हें बेचकर अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम शेयर बाजार में शेयर बेच के अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही वो भी इनको एक्सचेंज में बेच के पैसे ले सकते हैं। लेकिन बैंकों से पैसे वो नहीं मांग सकते, लेकिन बैंक चाहे तो बॉन्ड्स को वापस मंगा सकते हैं। फिलहाल 81 बॉन्ड में 94,000 करोड़ लगे हुए हैं। 55,000 करोड़ पीएसयू बैंक में है और 39 करोड़ प्राइवेट बैंकों में लगे हुए, यानी 94 करोड़ रुपये टोटल लगे हुए इन बॉन्ड के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है, इन बॉन्ड की रकम को वापस करने के लिए बैंक जवाबदार नहीं है। ये साफ नियम है कि जो भी इन बॉन्ड में निवेश किया गया उसकी रकम वापस करने के लिए बैंक कोई जवाबदार नहीं है, यानी यस बैंक की इसमें कोई जवाबदारी नहीं है। तो जो बॉन्ड इशू हो गए हैं वो सिर्फ उनका व्यापार उनको जो बॉन्ड ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनको वो सिर्फ बाजार में बेच सकते हैं। जैसे हम शेयरों का लेन देन करते हैं और जब कंपनी डूब जाती है तो जैसे हमारे शेयर डूब जाते हैं वैसे ये बॉन्ड भी डूब जाते हैं। तो इनको बॉन्ड को भी एक शेयरों की तरह ही एक्सचेंज के द्वारा अलॉट किया जाता है और एक्सचेंज ही इसकी सारी जवाबदारी रखती है। और अगर कुछ हो जाता है या बैंक डूब जाती है तो वो जिस तरह से हमारे शेयरों का भी कोई भविष्य नहीं होता है, हाँ अगर कोई सरकार की तरफ से कोई उसके लिए स्पेशल रेस्क्यू प्लान किया जाता तो वहीं पे सुविधाएं मिलती है। जिस तरह से यस बैंक के शेयर धारकों की हितों की रक्षा की गई थी, उसी तरह से ये जो सारा मामला है ये भी वही है। अगर जिसको भी 81 बॉन्ड के तहत जो उन्होंने रकम लगाई है तो वो जो रकम है वो उनकी एक्सचेंज की जवाबदारी है, न कि यस बैंक की जवाबदारी है। तो अब जो है मामला है वो सेबी और आरबीआई के पास है, उनको क्या निर्णय लेना है। लेकिन जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है उनमें कोई गारंटी नहीं है कि उनको पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि इनको साफ कहा गया है ये जोखिमों के अधीन है। कल को अगर बैंक कंपनी डूब जाती है तो उनके पैसे डूब भी सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है। उनका ये तर्क है इन्वेस्टर का कि उनको मिसगाइड किया गया है यस बैंक के अधिकारियों के द्वारा। यस बैंक के अधिकारियों ने उनको एक तरह से ये बताया कि ये एफडी है और एफडी के तहत आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। करीब उनको 9% से 9.5% का लालच दिया गया और इस तरह से उन्होंने मिसगाइड करके उनको हमारे से निवेश लिया गया, इसलिए वो कहते हैं कि हमको पैसा हमारा वापस चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस तर्क के ऊपर भी मान लिया जाए, उनकी बात को मानी जाए और अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि इनको उनके पैसे वापस दिए जाए क्योंकि उनके साथ में चीटिंग की गई है, तो भी यस बैंक का मौजूदा जो मैनेजमेंट है इसके लिए जवाबदार नहीं है, क्योंकि जो मामला है वो सारा राणा कपूर के समय का है। तो जो पैसे रिकवर होंगे वो भी उसी समय से होंगे, उसी दौरान होंगे और उनसे ही होंगे। तो जो भी इनका जो सेटलमेंट करना होगा वो आरबीआई से भी करेंगे। और अगर यस बैंक के ऊपर भी अगर आता है तो यस बैंक का जो पुराना मैनेजमेंट है वहीं से रिकवरी होगी। और जैसे कि आपको पता ही है, पिछले दिनों सेबी ने राणा कपूर की प्रॉपर्टी को अटैच करने के आदेश दे दिए।
तो अब राणा कपूर के सारे बैंकों के लॉकर भी सीज किए गए, वहाँ से जो भी ज्वेलरी बरामद की जाएगी, साथ में उनके जो भी बैंकों के अकाउंट है, जो भी उनके डिबेंचर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है या फिर उनके शेयर्स है, वो सारे जब्त किए जाएंगे। वहाँ से जो रकम आएगी उस रकम से हो सकता है इसका भुगतान कर दिया जाए, परंतु फिलहाल के मैनेजमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है और कोई जवाबदारी नहीं है यस बैंक के इस मौजूदा मैनेजमेंट की कि वो उनका पैसा चुकाए बॉन्ड्स के धारकों को। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 1% भी इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरबीआई पूरी नियमों की जांच परख करने के बाद में ही इसको राइट डाउन किया है, क्योंकि आरबीआई के अंदर साफ नियम बने हुए हैं कि किसी भी तरह से मुसीबत आती है ऐसी समय में बैंकों में तो इसको राइट ऑफ किया जा सकता है। तो उसी नियमों के तहत उन्होंने राइट ऑफ किया है, इसलिए यह मामला अभी आगे चलेगा। बहुत जल्द इनको उनकी रकम मिलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मिलेगी भी तो सारी की सारी रिकवरी होगी वो पुराने मैनेजमेंट से होगी। यस बैंक के मौजूदा मैनेजमेंट से कुछ भी इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला बिल्कुल आपको कोई भी इसमें हानि पहुंचाने वाला नहीं है। साथ में दूसरी बात, अब यस बैंक का Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है और रिजल्ट पहले से भी अच्छा आएगा, ये पक्की हमें धारणा है, क्योंकि उन्होंने काम को अपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, कारोबार को बहुत सारे क्षेत्रों में फैला दिया है। इस वजह से यस बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो रिजल्ट आने के बाद इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। और जैसे हमने डिस्कस किया इसके पिवट लेवल के द्वारा इसकी प्राइस, तो गिरावट की संभावना बहुत कम दिख रही है, तेजी इसमें ज़्यादा दिख रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस एक आप अपना नजरिया लंबा रखिए, यस बैंक में इन्वेस्ट कर लिया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 दिन की जो निगेटिव न्यूज आती है उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है, लंबे समय में इसमें बहुत ज़्यादा तेजी बनने वाली है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर दिए तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।